नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी सतना में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और एमपीपीएससी, पटवारी, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? फ्लाई कैचर है। क्या है? फ्लाई कैचर। इसे दूधराज भी बोला जाता है, दूधराज या शाह बुलबुल, शाह ए बुलबुल, नाम याद रखिएगा। फ्लाई कैचर, दूधराज या शाह बुलबुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो मटकी है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मटकी है। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिए, जो राजकीय नृत्य है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? राई है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो मलखंभ खेल को राज्य खेल घोषित किया गया है। कब? किस खेल को? मलखंभ खेल को। ये 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, मलखंभ को राजकीय खेल, याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। और इसके अलावा इसमें और भी देख लीजिएगा, राजकीय पक्षी अभी हमने देखा, दूधराज या शाह बुलबुल, फ्लाई कैचर। राजकीय पशु जो है वो 12 सिंघा है। राजकीय पुष्प जो है सफ़ेद लिली है। राजकीय नृत्य जो है राई है। राजकीय मछली जो है महासीर है। ये भी याद रखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, एक सरकारी बैंक मुद्रालय में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। कौन से स्थान पर? मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1974 में की गई थी। और यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 500, 2000 आदि के नोट छापे जाते हैं। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी 1967 में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्राप्त सुपिया जो अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख को गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। तो किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? सुपिया अभिलेख में, जिसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से है? तो आज़ाद हिंद फौज के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का संबंध शिवपुरी जिले से है। किस जिले से है? शिवपुरी जिले से। और इनके ऊपर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के लिए अभियोग भी इनके ऊपर चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भीमबेटका के किस समय के पुरातत्व स्थल मिलते हैं? तो भीमबेटका में पूरा पाषाण काल। कौन से पाषाण काल? पूरा पाषाण काल के पुरातत्व के स्थल मिलते हैं। और इसकी खोज जो की थी 1958 में किसने की थी? विष्णुधर वाकणकर। नाम भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। विष्णुधर वाकणकर खोजकर्ता। कब की थी? 1958 में। और भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है। तो ये भी याद रखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी भीमबेटका शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल का जो उज्जैन शहर है वो अवंतिका के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है? उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष के उपरांत सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है। तो ये भी याद रखिए, 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मांडू निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मांडू जो है रानी रूपमती से संबंधित है। किससे संबंधित है? रानी रूपमती से। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम कथा की कहानी यहाँ से मिलती है। और ये मांडू कौन से जिले में है? धार जिले में, याद रखिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और सांची कहाँ पे है? रायसेन जिले में। बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल माना जाता है। और सांची में भगवान बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष भी यहाँ पे संरक्षित करके रखे गए हैं, तो ये भी याद रखिए। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है? तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला, जिसमें हलाली नहर निर्मित की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरावली और विंध्याचल पर के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ये एक त्रिभुजाकार आकृति वाला पठार है और लावा से निर्मित पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की, वो कौन सी है? सिगार। पूछा जा सकता है। सिगार चोटी है जिसकी जो ऊंचाई है 881 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम वन नीति जो लागू की गई थी 1952 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1952 में। और नवीन वन नीति कब संशोधित करके लागू की गई थी? तो 4 अप्रैल 2005। नवीन वन नीति कब? 4 अप्रैल 2005। और जो सर्वप्रथम वन नीति लागू की गई थी 1952 में। दोनों डेट याद रखिए। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 प्रदेशों से जुड़ी हुई है। कितने प्रदेशों से? 5 प्रदेशों में। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ से सीमा इसकी मिलती हुई है। कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ ये महादेव पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ियों में, महादेव श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत और बरार के नाम से। और राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश 4 स्टेटों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार में छत्तीसगढ़ और बंघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी और इसका नाम मध्य भारत रखा। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया और भोपाल पार्ट सी स्टेट था। तो ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत और बरार। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह बांध बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध। और इसकी नींव जो रखी गई थी 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके आगे नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजनाओं वाले बांध भी बनाए गए हैं। कौन कौन से? ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना। लेते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो कौन सी नदी है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली? महानदी। महानदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई किस में जाके मिलती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाके मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में। और यदि नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी मैघाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अनूपपुर जिले में। ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से। और माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। तो तीनों के उद्गम स्थल भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओंकारेश्वर किन नदियों के सम्मेलन में स्थित है? तो ओंकारेश्वर जो है नर्मदा और कावेरी नदियों के, कौन सी नदियों के?
नर्मदा और कावेरी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। और ओंकारेश्वर परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मंधाता ग्राम में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? खंडवा, खरगोन, धार जिले हैं। और ये परियोजना 2003 से शुरू हुई थी, तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये बेतवा नदी पर बनी हुई है। किसमें बनी हुई है? बेतवा नदी पर, ये भी याद रखिए। पांडव जलप्रपात किसमें स्थित है? तो पांडव जलप्रपात जो है पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पे। किसमें? पांडव जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित एक शांत झरना है। और पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के केन नदी की एक सहायक नदी में ये झरना स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है झरने की? 30 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप ओंकारेश्वर है। कौन सा है? ओंकारेश्वर। ये भगवान शिव के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा है और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, वायु पुराणों में भी ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है, तो ये भी याद रखिए। और बाणसागर नहर का जो निर्माण 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह धार जिले के मांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? धार जिले के मांडू में स्थित है। और इसका जो निर्माण था परमार वंश के राजा वाकमती मुंज ने इस झील का निर्माण कराया था, तो ये भी याद रखिए। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? परमार वंश के राजा वाकमती मुंज, इसीलिए इसका नाम मुंज सागर झील पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1958 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत की गई थी और 1974 में 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये सारे फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यहाँ पे पूछा गया है अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा, तो ये किस जिले में है? जबलपुर में। और यदि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो ये कहाँ है? देहरादून में। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से वनों में से किसे नेशनल जियोग्राफिक के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट किया जाता है? तो ये कहाँ पे किया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पे। कहाँ पे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल जियोग्राफिक के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शूट किया गया था और यह डॉक्यूमेंट्री BBC के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। कहाँ पे स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं,
मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तांबा कौन से जिले में पाया जाता है? बालाघाट जिले के मलाज खंड। मध्य प्रदेश में तांबा बालाघाट जिले के मलाज खंड और जबलपुर में इस्लामाबाद, होशंगाबाद, ग्वालियर, सागर इत्यादि जिलों में भी पाया जाता है। और मलाज खंड में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत की सबसे बड़ी खुली तांबे की खान है। तो ये भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत की सबसे बड़ी खुले तांबे की खान कहाँ है? तो ये मलाज खंड में ही, बालाघाट। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये कौन सा है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। शहडोल जिले के सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? सिंगरौली। दूसरे स्थान पर सिंगरौली है। इसका जो क्षेत्रफल है 2500 वर्ग किलोमीटर है और सुहागपुर का कितना है? 4142 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर है सिंगरौली। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था जमगोदरानी में। कहाँ पे? देवास जिले के जमगोदरानी में प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। और प्रदेश में बैतूल और शाजापुर नए पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं, जबकि धार के जादूखोड़ा में भूसी आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, तो देवास जिले के जामगोदरानी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो संगीत जगत का कबीर किसे जाना जाता है? तो ये कुमार गंधर्व को संगीत जगत का कबीर बोला जाता है। और वे संगीत में जोखिम उठाने वाले वैसे संगीतकार थे जैसे कि अध्यात्म की दुनिया में महात्मा कबीर। तो इसलिए इन्हें संगीत जगत का कबीर बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माच किस राज्य का नाट्य शैली है? तो माच जो है मध्य प्रदेश राज्य की नाट्य शैली है। और ये मुख्य रूप से मालवा वाले अंचल में ये मुख्य रूप से इसका नाट्य शैली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समरांगण सूत्र की रचना किसने की थी? समरांगण सूत्र की रचना किसने की थी? राजा भोज ने। किसने की थी? राजा भोज ने। ये परमार वंश के प्रसिद्ध राजा थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धार्थ संग्रह, समरांगण सूत्रधार इत्यादि प्रमुख रचना थी। तो ये भी याद रखिएगा। ये महान राजा के साथ साथ एक महान कवि भी थे। बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? सभी को पता है मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? सोयाबीन। इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और राज्य की पक्षी की बात करें तो कौन सा है? दूधराज। ये भी देख लीजिए। राज्य की पक्षी दूधराज। राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंगा। राज्य की पुष्प की बात करें तो लिली। राज्य की वृक्ष की बात करें तो बरगद। इन सब फैक्टों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चावल उत्पादन में प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो चावल उत्पादन में प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान में बालाघाट जिला है। कौन सा है? बालाघाट जिला। नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1956। सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र इंदौर में बनाया गया था। उसके बाद भोपाल में दूसरे नंबर पर 31 अक्टूबर 1956 में भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं। तो ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं? तो 26। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। और इसके कब स्थापित किया गया था? तो 7 अगस्त 1950 को। ये डेट भी याद रखें।
नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इसमें कुछ प्रमुख स्टेडियम हैं, उनको भी याद रखिए। जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है? नेहरू स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाल है, ऊषा राजे स्टेडियम है, याद रखिएगा। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम है भोपाल में। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। तो ये सारे स्टेडियमों के भी नाम भी याद रखिएगा और कहाँ स्थित है तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध कालिदास सम्मान को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें नहीं दिया जाता? तो किसमें पूछा है? नहीं दिया जाता। तो कालिदास सम्मान जो है ये 1980-81 में स्थापित हुआ था और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, रूपंकर कलाएं, रंगकर्म, थिएटर और शास्त्रीय संगीत, इनमें दिया जाता है। जो साहित्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। और कालिदास सम्मान का 2022 का जो कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा, ये भी याद रखिए। बुधादित्य मुखर्जी को सितार वादन के लिए, पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर पुरु दधीच को कथक नृत्य के लिए, वासुदेव कामत को चित्रकला के लिए और प्रसिद्ध अभिनेता रहे राजीव वर्मा को रंगकर्मी के लिए अलंकृत किया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, बुधादित्य मुखर्जी सितार वादन, डॉक्टर पुरु दधीच कथक नृत्य, वासुदेव कामत चित्रकला और राजीव वर्मा रंगकर्मी अभिनेता। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से कौन सा गोटमार मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला गोटमार मेला के लिए प्रसिद्ध है? ये छिंदवाड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिला में जाम नदी के तट पर 2 गांव हैं, पारदूना और साभर गांव, इनके बीच गोटमार मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंहस्थ कुंभ प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। तो सिंहस्थ कुंभ जो है प्रत्येक कितने वर्षों में? तो ये 12 वर्षों में आयोजित होता है। और कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन में महाकुंभ के रूप में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। और सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में मनाया जाता है। और आगामी सिंहस्थ कुंभ का आयोजन कब होना है? तो ये होना है 2028 में। कब होना है? 2028 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ रिक्त है? तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और इसकी खंडपीठ 28 नवंबर 1968 को इंदौर ग्वालियर में स्थापित की गई थी। कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में। और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो ये भी याद रखें, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 230 है। 230 है मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या। और इसमें 35 सीटें जो हैं, 35 सीटें किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित हैं। और 47 सीटें कितनी आरक्षित हैं? एसटी के लिए। ये भी याद रखिए। और अनुच्छेद 331 के तहत राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 230। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो वास्तुकार थे वो हेनरी इरविन थे।
कौन थे? हेनरी इरविन थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया था और इसको जो डिजाइन किया था वो हेनरी इरविन द्वारा किए गए थे। और जबलपुर हाई कोर्ट के भवन का निर्माण जो था वो राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था, तो ये भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है वास्तुकार हेनरी इरविन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से 223 जनपदों में 1580 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी और ये जो शुरुआत की गई थी नीमच जिले के झांतला ग्राम, कौन से? नीमच जिले के झांतला ग्राम में 11 दिसंबर 2001, डेट भी याद रखिए, 11 दिसंबर 2001 को पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? नीमच जिले के झांतला ग्राम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो पंचायती राज संस्था का जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1994। डेट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994। और राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो होता है स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा किला भारत के किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है? ये सभी को पता है, जो ग्वालियर का किला है भारत में किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत के किलों का रत्न भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ग्वालियर का किला है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 525 ईस्वी में महाराजा सूरज सेन द्वारा निर्मित ये किला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इसका जो आरंभ किया था सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूपों को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, 2013 में यहाँ सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ये अमरकंटक में स्थित है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी भी निकलती हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत के अंतर्गत बनाया था। और इसका जो 2009 में इसका क्षेत्रीय परिसर कहाँ खोला गया है? वो मणिपुर में खोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2016 में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से विभाग बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो 2016 में मध्य प्रदेश आनंद विभाग, कौन सा विभाग? आनंद विभाग बनाने वाला पहला राज्य बना है, पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। कितना है? 236 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है, ये भी याद रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। कितना है? 855। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? कितना है? डिंडोरी 94। ये दोनों डाटा याद रखिए कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? भोपाल का, और न्यूनतम डिंडोरी का। और यदि भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 382। ये फैक्ट भी याद रखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, मध्य प्रदेश का 236। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई थी? तो यहाँ पे देखें, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये तीनों ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जो बढ़े बेटियां थी, ये मध्य प्रदेश द्वारा नहीं शुरू की गई थी, ये भी याद रखिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और लाडली लक्ष्मी योजना कब से संचालित है? 2007 से।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 से, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2009 से संचालित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? तो महाराजा छत्रसाल की समाधि धुबेला में है। कहाँ पे है महाराजा छत्रसाल की समाधि? धुबेला में। और छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। महाराजा की भी पदवी इन्हें प्राप्त हुई थी। और धुबेला छतरपुर में एक शासकीय संग्रहालय भी है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के 60+ क्वेश्चनों को देखा है। और ये सारी रिवीजन क्लासेस हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट क्लास को लेके आएंगे। धन्यवाद।